अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा पहला जो डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस, वो है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप वैसे तो कम पूछा गया है, ज्यादातर कंपाउंड और टेलीस्कोप पूछते हैं, लेकिन ठीक है कर लेना चाहिए, किसी के भी आने के चांसेस ऐसा है कि मतलब अगर 10-20% भी है तो चांसेस तो है ना भाई, आ तो सकता है ना, तो छोड़ना नहीं है, सारा कर लेना है। रे ऑप्टिक्स ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, तो चलते हैं इसमें आगे। तो पहले सबसे पहले जो भी ये तीनों डिवाइसेस हमारे आएंगे, इन तीनों डिवाइसेस में हमें एक ही चीज फाइंड करने के लिए देते हैं, वो क्या? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो डिवाइस है हमारा, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये डिवाइसेस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कितना उसे बड़ा करके दिखा सकते हैं, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। बराबर है। इनकी मतलब इनका यूसेज ही इसीलिए है। सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह क्या होता है, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, छोटा सा ग्लास, आपने कई बार यूज किया होगा उसको, वो सूरज की रोशनी को फोकस करके कुछ कागज या रुई वगैरह जलाने के लिए, या फिर कई बार हमने देखा होगा वॉच रिपेयरर्स वगैरह होते हैं, वो लोग यहाँ पर एक छोटा सा लेंस फंसा लेते हैं और ऐसे देखते हैं, तो वो सब सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सिंगल एक लेंस होता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो ये क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, यही करता है, यानी मैग्निफिकेशन करता है, तो वो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकालने से पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, तो वो क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at I upon angle subtended by object। अच्छा, इसमें ना कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिख देते हैं, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट D, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है D डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस यानी क्या हुआ, नियर पॉइंट पे, तो वहां से वो I पर जो एंगल बनाएगा, ठीक है, वो एंगल हमें नीचे डालना है, और ऊपर क्या रखना है, जहां पर इमेज बन रही है, इमेज वहां से I पे जो एंगल बनाएगी, ठीक है, अब मान लो इमेज यहां बन रही है, तो यहां से इसने I पर जो एंगल बनाया वो एंगल ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा I पर वो नीचे आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां रखने पर, ऑब्जेक्ट का फिक्स है कि अपने आई से 25 सेंटीमीटर दूर यानी डी पर रखो, तो वहां से वो जो एंगल बनाएगा। बराबर है, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया। अब यहां से ही सारा काम करना, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। अब अगर हम देखें तो पहला जो मैंने बताया, इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए इसका जो एंगल है, यानी जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है आई पर, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, आई से डी डिस्टेंस पर, तो उस केस में जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोल दिया कितना, थीटा नॉट या थीटा ओ। बराबर है, तो ये थीटा नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, अच्छा ये सब ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल भी बहुत छोटा बनाएगा, तो मैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं, टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा लिख सकता हूं। बराबर है, अब मुझे ये थीटा चाहिए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, टेन थीटा लगा दूं, h/d, है कि नहीं, तो यहां से थीटा ओ, ठीक है, सबसे पहले अच्छे से लिख लेते हैं, चलो, टेन थीटा ओ की वैल्यू हो जाएगी कितनी, h/d, लेकिन मैं टेन थीटा नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा क्या, थीटा ओ इज इक्वल टू h/d। क्या रीजन होगा इसका, सिंस थीटा ओ इज स्मॉल, छोटा एंगल है बहुत, ठीक है, तो ये थीटा नॉट मिल गया आपको। अब क्या चाहिए हमको, थीटा आई चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक केस लेंगे जिसमें हम, मतलब इसी केस को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट को ना पास रखना पड़ता है, ठीक है, काफी करीब लाना पड़ता है लेंस के, ठीक है, कहां लाना पड़ेगा, फोकस से अंदर या फिर फोकस पे, या तो फोकस पे रखो या तो फोकस से पहले रखो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो। तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस का केस अगर हम पढ़े, हम याद हो तो देखो, यहां जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कहां पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इस केस में क्या होता है, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल रे बेंड होकर यहां से निकली, ठीक है, उस तरफ वाले फोकस से, और दूसरी रे हमने सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों रे को अगर हम देखें तो इस तरफ तो ये दूर जा रही है, तो मिलने वाली नहीं है, तो इनको हम एक्सटेंड करके यहां मीट करवाते हैं, तो वर्चुअल इमेज बनती है, हाँ के ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, तो हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, मतलब उसकी इमेज बड़ी दिखेगी, ठीक है।
तो ये केस हमें यूज करना है यहां पर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारा इमेज, मैंने क्या लिखा था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, कहां पर, आई पे। तो आई के पास रखते हैं लेंस, ये बोला देखा ना, बता कि जो वो वॉच रिपेयर होते हैं वो यहीं पे लगा देते हैं लेंस को। तो जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं यहां पर, इसका चाहे इसका, वो लेंस से मेजर करूं चाहे आई से मेजर करूं, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि आई और इसमें दिखाया बहुत दूर है, थोड़ा अलग से बना के समझ में आया इसलिए से दिखाया है, बट आई और लेंस एकदम करीब में होते हैं, ठीक है। तो यहां का डिस्टेंस मापो चाहे यहां से डिस्टेंस मापो, एक ही चीज है। अब हम क्या बोल रहे थे कि हमको इसकी वजह से यहां जो एंगल बन रहा था वो निकालना था। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा आई, बराबर है। अब इसकी वजह से निकालो चाहे इसकी वजह से निकालो, बात तो एक ही है। देख रहे हो ना, इसने जितना एंगल यहां बनाया है, ऑब्जेक्ट ने भी तो वही एंगल बनाया है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा लफड़े वाला केस है, क्योंकि ये जो इमेज है यहां तो डी लिख दिया है, एक केस में इमेज डी पर बनती है, एक केस है जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है। तो यहां मैं क्या लू, डी लू इंफिनिटी लू, लफड़े वाला केस है, इसलिए इसको ना लेके ये वाला ले लेते हैं। ये लेंगे तो हर बार का आंसर आएगा। कैसे, तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट ही था ना, इसकी हाइट कितनी थी, h, ये तो इमेज था, इसकी हाइट h' लेते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको h ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूर रखा हुआ है, u पे, तो इसलिए यहां पर हम वो यूज कर लेंगे। तो tan थीटा आई इज व्हाट, h अपॉन u लेंगे, क्या लेंगे, u, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो h अपॉन यू आ गया, तो दिस इंप्लाइज के थीटा आई भी हो जाएगा h बाई यू। अगेन रीजन क्या लिखेंगे हम, स्मॉल एंगल है, सिंस थीटा आई इज स्मॉल। अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारा, थीटा आई बाई थीटा नॉट था, तो थीटा आई बाई थीटा नॉट, थीटा आई कितना था, h बाई यू, और थीटा नॉट कितना था, वो था h बाई डी। h और h कट गया, तो ये बचेगा कितना, d बाई यू। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया d बाई यू, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं दो केसेस, ये जनरल फॉर्मूला है, नियर पॉइंट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इससे भी मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा अगर इस तरह का डेटा दिया है, तो ये यूज करना है। अब जो स्पेशल केस की बात करें, तो स्पेशल केस में क्या है कि दो केसेस हैं, मैंने बताया। पहला केस वन जिसमें इमेज इज एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है, तो इमेज जब इंफिनिटी पर बनती है यानी बहुत दूर बनती है, तो उसे देखने के लिए हमको आंखों पे जोर नहीं देना पड़ता, तो इसलिए हम उसे रिलैक्स्ड आई से देखते हैं। तो कई बार ना रिलैक्स्ड आई का केस बोल के पूछ लेते हैं, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द केस ऑफ रिलैक्स्ड आई, ठीक है। तो रिलैक्स्ड आई का केस मतलब इमेज कहां बनानी है तुम्हें, इंफिनिटी पर बनानी है, तो वो वाला केस, ठीक है। अब बताओ, अगर इमेज इंफिनिटी पर है यानी v अगर इनफाइनाइट है, तो u कितना होगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तभी तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है, तो v इनफाइनाइट है तो u क्या हो जाएगा, f, तो हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो इस केस में देयरफॉर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, d बाई f, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखें अगर दूसरा केस क्या बोलता है, केस 2, इसको ठीक है यही रखते हैं। केस 2 ये है कि भाई इमेज कहां ऑब्टेन करनी है, केस 2 इमेज इज एट नियर पॉइंट, इमेज को हमें नियर पॉइंट पर ऑब्टेन करना है, नियर पॉइंट पर मतलब डी पर ऑब्टेन करना है इमेज को। अब उस केस में होता क्या है कि हमें आंखों पे जोर देना पड़ता है। डी मतलब हमारा जो बोलते हैं ना नियरेस्ट पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है कि वहां तक हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, अगर हमने उसके और अंदर ला दिया, ऑब्जेक्ट को और करीब ला दिया, तो हमको ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखने लग जाते हैं। तो यहां तक तुम्हें आंखों पे जोर देना पड़ता है, मतलब जितना करीब आएगा ऑब्जेक्ट आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहां पर इसको लिखते हैं स्ट्रेस्ड आई का केस या फिर स्ट्रेन्ड आई का केस, ठीक है। तो दोनों पूछ सकते हैं, इमेज एट नियर पॉइंट बोल के भी पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं स्ट्रेस्ड आई केस के लिए मैग्निफिकेशन निकालो। तो यहां पर क्या बोला है कि इमेज कहां बनेगी, डी पर बनेगी, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्या यहां पर, इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। अब ध्यान रखना, जितने भी हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, तीनों में
दो दो केसेस हैं, इन्फिनिटी का और दूसरा नियर पॉइंट का। ठीक है, इन्फिनिटी वाला बड़ी आसानी से हो जाता है, और तीनों में ही जब हम नियर पॉइंट वाला केस करते हैं तो तीनों में ही हमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, जब नियर पॉइंट वाला केस निकालोगे तो तीनों केस के लिए, सबके लिए हमको वो लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v कितना है हमारा, नियर पॉइंट पर ऑब्टेन कर रहे हैं ना, तो v कितना है, d के बराबर। अब लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वैल्यूज जब हम डालते हैं तो साइन कन्वेंशन तो लेना पड़ेगा, इसीलिए इस बार हम d लिखें किसमें, माइनस में। -1/u, u क्या है, u हमको नहीं पता है तो u को हम u ही लिख लेते हैं। ठीक है, और वो भी किसमें, माइनस में, कन्वेंशन लगा रहे हैं इसलिए। इज इक्वल्स टू 1/f, f को प्लस में लिखो कि माइनस में, ऑफ कोर्स प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव होगा तो माइनस में आएगा ना फोकल। तो ये हो जाएगा -1/d, ये हो जाएगा प्लस, अच्छा ये -1/d को उधर भेज देता हूं, और ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो +1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d, हाँ के ना। अब देखो ये जो 1/u है, तुम्हारा जो जनरल फॉर्मूला आया था मैग्निफिकेशन का, ये वाला, ठीक है, इसको कुछ बोल देते हैं a, d/u था ना, इसको मैं d इंटू 1/u नहीं बोल सकता क्या, d इंटू 1/u है ना, तो d इंटू 1/u और 1/u की वैल्यू तो यहाँ रखी है हमारे पास, तो d के साथ बगल में ये मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। तो हम कर देते हैं यूजिंग दिस इन 4 नहीं a, तो a में यूज कर रहे हैं तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या था, d था, और 1/u की जगह लिख देंगे 1/f प्लस 1/d। अब मैं चाहूं तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं तो हो जाएगा d प्लस f अपॉन डी एफ, d और d कट गया, ये बनेगा d/f प्लस f/f, तो d/f तो रहेगा, f/f होके कट जाएगा 1, तो 1 प्लस d/f, ये आ गया इसका मैग्निफिकेशन। अब एक चीज नोटिस करें, अगर हम इस केस में मैग्निफिकेशन यानी इन्फिनिटी वाले केस में मैग्निफिकेशन d/f आया था, और नियर पॉइंट के केस में मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f आया है, इसका मतलब क्या कि इस केस में हमें ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, मतलब बड़ी दिखेगी। मतलब अगर आपको इससे काम नहीं चल रहा है, यानी इमेज इन्फिनिटी पे ऑब्टेन कर रहा है, उससे काम नहीं चल रहा, मैग्निफिकेशन और बढ़ाना है, तो आप नियर पॉइंट पर इमेज ऑब्टेन करो। अब इसमें देखो दोनों का कुछ फायदा और कुछ नुकसान है। इसमें क्या फायदा है, फायदा यह है कि आपको आंखों पे जोर नहीं देना है, तो नुकसान यह है कि मैग्निफिकेशन कम मिल रहा है। यहां पर मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो कुछ पा रहे हो तो कुछ खोना पड़ेगा, तो आंखों पे जोर देना पड़ेगा, बराबर है। तो ये हो गया दोनों का केस। अब बात करते हैं किसकी, अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत है, सिंपल माइक्रोस्कोप बेचारे की कुछ लिमिटेशन है, मैग्निफिकेशन 8 टाइम्स 10 टाइम्स बहुत ज्यादा देगा, तो 8 से 10 टाइम्स तक का देता है, लेकिन बहुत से जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो तो हमें इस सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखने वाले भी नहीं है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन कई गुना चाहिए, तो 100 टाइम्स 50 टाइम्स 80 टाइम्स इस टाइप का मैग्निफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या है कि यहाँ पर कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। तो 2 लेंसेज में से एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारा आईपीस। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव यानी क्या, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और आईपीस यानी क्या, जो आई की तरफ होगा, जहां से हम देखेंगे वो आईपीस, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है वहां एक लेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो छोटे साइज का होता है, यानी उसका अपर्चर छोटा होगा, उसका फोकल लेंथ भी कम होगा, ठीक है। जो दूसरा हमारा आईपीस है, इसका अपर्चर भी बड़ा होगा, फोकल लेंथ वगैरह भी बड़ा होगा। अच्छा, तो यहां से ये हम प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको ओ से डिनोट कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से एक रे ली हमने, ये रे यहां से जाएगी कैसे, इस तरह से, कहां से, इसके फोकस से। ये फोकस किसका है, इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी 2 फोकस आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड फोकस है। अब एक रे हम निकालेंगे कुछ ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा यही दिक्कत आ जाती है इसके डायग्राम में, डायग्राम बड़ा लफड़ा करता है इसका। तो एक काम करना, ऑब्जेक्ट जो है ना वो छोटा बनाना, ठीक है। तो ये छोटा बनाएंगे, ये देखो ऐसे निकाल दिया हमने, और ये जो है फिर ऐसे जाएगा, तो ये दोनों मिलने के चांसेस हैं, जबरदस्ती मिलवाना है। अभी मैंने दूसरा लेंस नहीं बनाया है, ध्यान देना, दूसरा लेंस इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मैं दूसरा लेंस कैसे बनाऊंगा, देखो जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से मैं एक तीसरी लाइन लेने वाला हूं,
ठीक है, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से तीसरी लाइन, एक ये निकलेगा एक ये निकलेगा। थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब ये जहां मिलेगा यहां मैं बनाऊंगा अपना दूसरा लेंस, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे से बेंड कर दूंगा, ठीक है। इसको आगे ले आएंगे, इसको भी आगे ले आएंगे, और ये स्केल से बनाना थोड़ा अच्छे से सीधा बन जाएगा। तो ये क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो इसका डायग्राम के एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, और जब भी रिवाइज करोगे एक बार डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाके कई बार मिटाओगे वो सब करोगे तो दिक्कत वाला काम है। अच्छा आप देखो ये तीनों लाइन मैंने यहाँ लाके ज्वाइन कर दी, तो ये जहां पर आ रहा है यहाँ मेरा बनेगा फाइनल इमेज, ये होगा मेरा फाइनल इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे तो दोनों लाइन मिली थी ना, ये रेज ऐसी आई थी, रेज का मतलब डायरेक्शन दिखा देना, यहाँ दोनों मिल रही है तो पहला इमेज यहाँ बनेगा। ये था मेरा h साइज का ऑब्जेक्ट, तो पहली जो इमेज बनी दैट इज h डैश साइज की, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो h डबल साइज की। अब अगर नोटिस करें तो पहले वाले लेंस ने थोड़ा सा बड़ा किया और इन्वर्टेड इमेज बनाई, क्योंकि रियल इमेज बना है ना ये, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। अब दूसरा जो लेंस है वो क्या करता है, वो इसी का वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। डायरेक्ट समझ रहे हो ना, ये ऐसा था तो इमेज भी वो ऐसे ही बना के दी है उसने, यानी इसके हिसाब से उसने डायरेक्ट इमेज बनाई है, और इस तरफ नहीं बनाया है। देखो एक्सटेंडेड रे मीट करवाई है, एक्चुअल में तो रेज इधर निकल रही है हमारी, ठीक है, तो हमने इनको एक्सटेंड करके मीट करवाया, इसलिए ये ओरिजिनल मतलब रियल इमेज नहीं है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो फाइनल इमेज वर्चुअल बनती है और इससे भी बड़ी बनती है, इसलिए हमको थोड़ा 2 बार मैग्निफिकेशन होने से बड़ी इमेज दिखती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हम फिर से मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। तो जो फॉर्मूला था वहां पर यहां भी सेम वही मतलब फॉर्मूला है, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब वो जो एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा तो नीचे का तो हमको पता है, थीटा ओ की वैल्यू तो हमको पता ही है, वो h बाई डी ही आने वाला है, पीछे भी हमने किया था, वैसा ही केस है यहाँ पर। इमेज के लिए क्या करेंगे, अब देखो फाइनल इमेज हमारी ये है, तो इसने यहां पर जो एंगल बनाया, ठीक है, इस लेंस पर, तो वो ये वाला एंगल है हमारा, यही हमारा थीटा आई, हाँ के ना। अब चाहे इसने एंगल बनाया हो चाहे इसने एंगल बनाया हो, वही तो एंगल बन रहा है, एच डैश भी वही एंगल बना रहा है, एच डबल डैश भी वही एंगल बना रहा है। तो हम ये ना लेके इसके वाले केस को ले लेते हैं, ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा तो क्या, देखो अब कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी हमें, जैसे ये जो है ये क्या है तुम्हारा, पहले लेंस ने जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है, ये इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, हाँ के ना। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा ये कौन है, ये आई पीस है, इसको हम लिख देते हैं ई। तो आई पीस के लिए ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको यू ई, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ठीक है, तो ये यू ई हो गया। अब बताओ यहां से थीटा आई की वैल्यू कैसे मिलेगी तुम्हें, थीटा आई हो जाएगा कितना, एच डैश अपॉन यू ई, बराबर है। इन सब जगहों पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज और, ये जो है ना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, ये सब के डेरिवेशंस बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग बुक्स में जब हम रेफर करते हैं तो किसी किसी बुक में कहीं माइनस लिया है, किसी किसी बुक में नहीं लिया है, तो ये बच्चे ना समझ में नहीं, मतलब उनको समझ नहीं आता कहाँ माइनस लेना है कहाँ नहीं लेना है। तो टेंशन नहीं लेना है, सारी बुक सही है, कुछ जो होती है ना शुरू से साइन कन्वेंशन लेके चलती हैं, कुछ बाद में लेती हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी माइनस प्लस का लफड़ा है ही नहीं, अगर नोटिस करोगे टेक्स्ट बुक में सारी जगह पर मैग्निफिकेशन प्लस में निकाला है, पर रियल में ओवरऑल मैग्निफिकेशन माइनस में आता है। पर एनसीईआरटी में जो लिखा है हमें वही करना है, ठीक है, इसीलिए साइन कन्वेंशन का झंझट ही नहीं पाल रहे हम। देखो यहाँ पर मैंने कहीं साइन कन्वेंशन नहीं लिया, साइन कन्वेंशन सिर्फ तब लेना है जब आप दूसरा जो केस होता है इसमें डी वाला, वहां जब आप लेंस फॉर्मूला लगाने जाओगे तब साइन कन्वेंशन लेना है, वरना किसी में भी साइन कन्वेंशन यहां पर तो नहीं लेना है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तक कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल मैथ्स की तरह जाना है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा आई। अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, थीटा आई बाय थीटा ओ। तो थीटा आई कितना था हमारा, एच डैश बाई यू ई, और ये कितना हो गया हमारा एच बाई डी। ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा कितना, एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई।
अब एच डैश बाई एच यानी क्या? एच डैश मतलब इसने जो इमेज बनाई है, और एच मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट था। तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होता क्या है? मैग्निफिकेशन तो होता है। तो वो हो गया मैग्निफिकेशन एक और, लेकिन वो मैग्निफिकेशन किसका है? इसका है, यानी ये कौन है? ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए हम इसको कहेंगे MO। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू डी बाई यूई, ये आया हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये MO को हम ये लिख सकते हैं क्या? मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, V बाई यू। V बाई यू भी तो होता है, पर ऑब्जेक्टिव का है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का V, ऑब्जेक्टिव का U, तो V नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यूई, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो ये भी यूज किया जा सकता है, वो भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो भी मतलब डेटा होगा उस हिसाब से इसको यूज करना है। तो इसको हम बोल देते हैं A, इसको हम बोल देते हैं B। तो ये तो आ गए हमारे जनरल फॉर्मूलास। इसके बाद जो दो केसेस हैं हमारे, दो केसेस में से पहला केस, अभी इन सब का डायग्राम को कुछ खास काम नहीं पड़ने वाला है। तो केस 1, व्हेन इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ये लिख लेना फाइनल इमेज, नहीं तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर है, ठीक है, ये वाली इमेज अगर ये इंफिनिटी पर है, तो ये इमेज जिस ऑब्जेक्ट से बनी है, कौन सा ऑब्जेक्ट से? इस वाले ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए। जो लेंस इस ऑब्जेक्ट से इमेज बना रहा है, उस लेंस के फोकस पर इसको रखना पड़ेगा। तो वो लेंस कौन है? ये है, यानी आई पीस के फोकस पर इसको रखना पड़ेगा। तो यानी जो तुम्हारा U है, यानी UE है, वो UE कितना हो जाएगा? VE हो गया तुम्हारा कितना? इनफाइनाइट। तो UE कितना हो गया तुम्हारा? FE के बराबर। हाँ के ना? तो फॉर्मूला क्या आएगा? M इक्वल्स टू V नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई FE, या फिर M इज इक्वल्स टू MO इंटू डी बाई FE, कोई भी यूज हो सकता है। हाँ के ना? फिर बात करें अपन कौन से केस की? केस 2, व्हेन इमेज, फाइनल इमेज कहां पर होगा? फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। फाइनल इमेज कहां है? नियर पॉइंट पर है। तो नियर पॉइंट पर है तो क्या बताया, जब नियर पॉइंट वाला केस आता है तो लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर V कितना ले लेंगे हम? D ले लेंगे, माइनस में इस तरफ इमेज बन रही है। अच्छा, फाइनल इमेज बनाता कौन है हमारा? ये कौन है? ये भाई आईपीस बनाता है, इसलिए VE हो जाएगा हमारा माइनस D, है ना? अच्छा, अब हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। किसके लिए लगा रहे हैं हम? इसके लिए, आईपीस के लिए। अच्छा, V को कितना लिख दोगे तुम? माइनस D। U को कितना लिख दोगे? U। इसके लिए U क्या है? UE है ना? अच्छा, UE है और साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस UE। F कितना लिख लेंगे? FE, प्लस में आएगा, कॉन्वेक्स है इसलिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/UE हो गया। ये माइनस 1/D वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो तुम्हें फिर से 1/UE मिल गया। तो जैसा था ये देखो, इसमें D इंटू 1/UE बोल सकते हैं हम। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बाई यू नॉट इंटू D, और 1/UE की जगह लिख देंगे 1/FE प्लस 1/D। अब ये D अंदर मल्टीप्लाई कर दो, D अंदर जाएगा तो D/FE हो जाएगा, और ये D/D कट के 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस D/FE। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M इज V नॉट बाई यू नॉट की जगह हम ये भी तो लिखते हैं M नॉट इंटू 1 प्लस D/FE। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आ गए हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। चलते हैं टेलीस्कोप पे। तो टेलीस्कोप के केस में क्या है? टेलीस्कोप बनाते टाइम एक चीज की, भाई टेलीस्कोप का यूज क्यों होता है? जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उन्हें देखने के लिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से हम जमीन पर ही जो चीजें हैं उन्हें देखते हैं, और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उससे हम जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, अदर स्टार्स हैं, कोई सैटेलाइट हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं।
तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें क्या है ना, देखो अगर मान लो आप किसी प्लैनेट को देख रहे हो तो स्फेरिकल शेप है, सीधा दिखे उल्टा दिखे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें दो लेंस से काम चल जाता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होते हैं उनमें क्या होता है ना कि जमीन पर ही चीजों को देख रहे हो आप दूर दूर के, तो कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उल्टी दिख रही है, पेड़ उल्टा दिख रहा है, तो वो सही नहीं रहता। तो इसलिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ना 3 लेंस यूज करते हैं। एक लेंस सिर्फ इन्वर्जन करने के लिए, मतलब जो इमेज बनती है फाइनल इमेज तो उल्टी ही बन रही है, हर जगह देख रहे हो, उस इमेज को फिर से वो उलटता है तो सीधा करके दिखाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो पहले अपन सिंपल कॉन्सेप्ट टेलीस्कोप का समझ लेते हैं। टेलीस्कोप में भी 2 लेंसेज यूज करेंगे, हम 2 लेंस वाला ही केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से मतलब पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसमें ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के उल्टा लेंसेस हो जाएंगे। कैसे उल्टा लेंसेस, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, जो ऑब्जेक्टिव था वो छोटा था, आईपीस बड़ा था। लेकिन यहां पर क्या होगा ना, आईपीस छोटा हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाएगा टेलीस्कोप में। अब इसमें ना कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें आईपीस, जो ऑब्जेक्टिव छोटा होता है आईपीस बड़ा होता है, खाली उनके लेंसेज को एक्सचेंज कर दूं, यानी ऑब्जेक्टिव बड़ा कर दूं आईपीस छोटा कर दूं, क्या वो टेलीस्कोप बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। भले टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव बड़ा लिया जाता है, आईपीस छोटा लिया जाता है, माइक्रोस्कोप में उसका उल्टा लिया जाता है, पर वही दोनों पेयर ऑफ लेंसेज को एक्सचेंज कर देने से टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में कन्वर्ट नहीं होने वाला, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि उनके फोकल लेंथ, फिर बीच में जो डिस्टेंस होता है, ट्यूब लेंथ वगैरह, इन सब का एडजस्टमेंट किया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें अब टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप का जो केस है हमारा, ठीक है, यहां हमने बना दिया ऑब्जेक्टिव, बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये ओ हो गया हमारा। अब टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीजें देखते हैं, तो दूर की चीजें देख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां मानेंगे हम? इन्फिनिटी पर। और जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो मान लिया इन्फिनिटी से कुछ रेज आ रही हैं, तो एक रे आई हमारी कुछ ऐसे, ये थोड़ा ऐसे बनाना, यहां से करीब लेके बनाना, तो एक रे ये आई हमारी, ठीक है, और एक दूसरी रे ऐसे आई, ये कुछ ऐसे आई। तो पहली जो रे है वो तो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी तुमने, दूसरी रे थोड़ी ऊपर है, ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है वो तो बैंड नहीं होने वाली है, लेकिन ऊपर वाली जो आई है ना ये बैंड होगी, तो ये थोड़ी सी बैंड होगी तो ऐसे निकलेगी, बराबर है। अब मैंने क्या बोला, जब 2 रेज निकल जाए तो तीसरी यहां से निकाल लेना, पहले ये तीसरी ऐसे जाएगी, फिर इसको एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है। अब यहां हम बनाएंगे हमारा दूसरा लेंस, यानी वो जो थोड़ा छोटा वाला है, यानी कि आईपीस। अब थोड़ा चला लो, तो ये जो है यहां से रेस इस तरह से डेविएट हो जाएंगी, तो रे तो उधर निकल जाएंगी, तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती एक्सटेंड, रुक जाओ थोड़ा सा, इसको एडजस्टमेंट मारते हैं, ये लेते हैं कुछ, अरे यार ये कहाँ बैठ गई, इरेजर सिलेक्ट कर रखा है, ठीक। ये बेंड होंगी कुछ इस तरह से, इनको एक्सटेंड करवाएंगे यहां, ठीक है, और ये बन गई हमारी फाइनल इमेज यहां पर, और ये हमारी पहली जो इमेज थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा रेड दिखा देते हैं, मिक्स मिक्स दिख नहीं रहा है, इसको बोल देंगे एच डैश, और ये तो पता नहीं कहाँ था, तो उसके बारे में नहीं पता हमको, ठीक है। अच्छा, अब फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी, है ना। नहीं, यहां नीचे थोड़ा सा फर्क है, उन दोनों में सेम फॉर्मूला था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, खाली आएगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई ये इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, उसको मतलब डी पर रख के एक एंगल बना ही नहीं पाएंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर दूर भले हैं, छोटे दिख रहे हैं दूर है इसलिए, पर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर कैसे डी पर एंगल बनेगा,
तो इसलिए वो नहीं केस आता, सिंपली लिख देते हैं अपन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अब वो देखो एंगल क्या बना रहा है, वो यहां पर एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूं क्या, अल्फा। क्या बोल दे रहा हूं, अल्फा। अब ये एंगल अल्फा है, पर यहां पर जो ये एंगल्स हम लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज या एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये सारे एंगल्स कहां बनते हैं, आई पर बनते हैं, यानी आई पीस पर बनते हैं। पर ये जो अल्फा बन रहा है ना यहाँ पर, ये अल्फा तो इस पर बन रहा है, पर क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इसके कंपैरिजन में, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस के सामने ना के बराबर है। तो चाहे वो एंगल इस पर बन रहा हो, चाहे वो एंगल इस पर बन रहा हो, बात एक ही है, क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो ये ध्यान रखना। तो ये यही एंगल हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया है कहां पर, आई पर, ठीक है। तो नीचे वो अल्फा ही ले लेंगे अपन, ठीक है। अब बात करें, अगर देखो ये अल्फा है, तो ये दोनों लाइनों को देख रहे हो, ये ऐसे निकली है और ये ऐसे निकली है, तो ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो फाइनल इमेज है, जो ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज एंगल बना रहा है कहां पर, आई पर, वो एंगल ये वाला होगा हमारा, ये एंगल, हाँ के ना, ये फाइनल इमेज का एंगल है ना, इसको हम बोल देंगे क्या, बीटा। तो चाहे ये एंगल बोलूं, इसने बनाया हो, चाहे इसने बनाया यानी एच डैश ने बनाया हो, एक ही सेम ही एंगल है, तो इस बार बीटा अगले फिर हम वही कर लेंगे। अच्छा, तो m इक्वल टू पहले लिख लेते हैं अपन क्या, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, फाइनल इमेज का जो एंगल है, यानी इसका जो एंगल है दैट इज बीटा, एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया है क्या, वो अल्फा। कोई दिक्कत? अब हम बीटा कैसे लेंगे, बीटा इससे लेना चाहिए कि इससे लेना चाहिए, हम इससे लेंगे, हर जगह इसी से ले रहे थे, तो ये हो जाएगा हमारा h डैश बाई ये कितना है हमारा, ये u रहेगा, किसके लिए, आई पीस के लिए, तो इसको लिख देते हैं ue, तो h डैश बाई ue होल डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा ये है, पर वर्टिकली अपोजिट के रास्ते ये भी है, तो यहां से अल्फा बनता है h डैश बाई ये क्या है तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, उसकी यहां इमेज बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो इस वाले लेंस का फोकल लेंथ है, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है FO आएगा। तो यहां मैं अल्फा की जगह लिख दूंगा h डैश बाई FO, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहां नीचे, तो m इज इक्वल्स टू h डैश और h डैश तो कटी जा रहा है, बचेगा क्या, FO अपॉन UE। तो यहां जनरल फॉर्मूला ये आया, ठीक है। अब फिर से अगर हम दो केसेस की बात करें, तो बात करते हैं केस 1 की। तो केस 1, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, तो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर है तो बताओ UE की जगह क्या लिख सकते हैं भैया, FE लिख सकते हैं, फाइनल इमेज यही तो बनाएगा। तो ये इमेज कहां बना रहा है, इंफिनिटी पर, तो इसका ऑब्जेक्ट यानी ये कहां पर हैगा, इसके फोकस पर, यानी ये UE कितना है, FE के बराबर, तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा FO बाई FE। हालांकि टेक्स्ट बुक में सिर्फ यहां तक दिया हुआ है, एक ही केस का डेरिवेशन दिया हुआ है, बट ठीक है हम दूसरा केस भी यहां कर लेंगे, केस 2, जिसमें फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, बराबर है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v को क्या लिखोगे, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है, यानी v इक्वल्स टू ले लेंगे माइनस d, u को क्या लिखोगे, ue लिखेंगे, यानी माइनस ue, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/fe। ये हो जाएगा प्लस 1/ue, ये माइनस 1/d वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/fe प्लस 1/d। अब हमारा जनरल फॉर्मूला जो था मैग्निफिकेशन का, m इंटू FO बाई UE, तो उसको हम बोल सकते हैं FO इंटू 1/UE, तो FO इंटू 1/UE यानी FO इंटू 1/FE प्लस 1/D, ये FO अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा FO बाई FE। अच्छा एक काम करते हैं, बुक में जिस हिसाब से लिखा था उस हिसाब से कुछ ले लेते हैं, FE कॉमन ले लेते हैं इसमें से, FE कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा FO बाई FE। अब यहां से तो FE बाहर आएगा, बट इसमें FE था नहीं, तो यहां से अगर FE कॉमन लिया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस FE बाई D, या सिंपली समझ लो यहां भी ऊपर नीचे FE मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का FE कॉमन ले लिया तो ऊपर एक FE बच गया, ठीक है। तो ये आ गया जनरल मतलब मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ टेलीस्कोप, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हैं। अच्छा
इसके अलावा एक चीज और यहां मतलब जो हमने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस लिखा था, इसमें ये जो एमओ है ना, एमओ, इसमें हर जगह पर देखो टेक्स्ट बुक में शायद दिया हुआ है एम में एम नॉट की जगह पर एल बाई एफ नॉट भी लिखा हुआ है। अभी जो एल बाई एफ नॉट है, एल बाई एफ नॉट में ये एल जो है ना, ये क्या कहलाता है हमारा, ट्यूब लेंथ कहलाता है। क्या है ये, ट्यूब लेंथ। ठीक है, ट्यूब लेंथ यानी क्या हुआ, ट्यूब लेंथ मतलब ये जो हमारा लेंस है ना, इसका जो फोकस है, ठीक है, यानी कलर ले लेते हैं भैया, ठीक, सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आईपीस। आईपीस का जो पहला फोकस है और ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड फोकस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं क्या, ट्यूब लेंथ। बराबर है, ठीक है। तो वो यहां पर आपको इस फॉर्मूले में यहां यूज करना है। कहां चला गया, यहां पर यूज करना है। ठीक है, तो एमओ ये आएगा। ठीक है, तो एल बाई एफ नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई वो वाले केस के लिए, और एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई इस वाले केस के लिए। अब बात करते हैं अपन यहां आगे थियरी की। डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ज्यादातर थियरीज भी आ जाती हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह ऑब्जर्व करने के लिए यूज होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भाई यूज पे है, जमीन पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है, जबकि टेरेस्ट्रियल में फाइनल इमेज इरेक्ट बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, टेरेस्ट्रियल में 3 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। और तीसरा जो लेंस होता है वो किस लिए होता है, जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है उसको इरेक्ट करने के लिए, इसलिए इसमें इरेक्ट इमेज बनती है। बराबर है। फिर क्या है हमारा, व्हाई टेलीस्कोप्स हैव लार्जर ऑब्जेक्टिव, बताया था ना, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बड़ा होता है आईपीस से। ठीक है, तो बड़ा क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजॉल्विंग पावर और लाइट गैदरिंग पावर। जितना बड़ा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव को ही तो लाइट कलेक्ट करनी है जो दूर से लाइट आ रही है। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहां से गिनी चुनी अमाउंट की लाइट आ रही है, तो वो लाइट को हम ना वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम लाइट कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा जाता है। बराबर है, लाइट गैदरिंग पावर बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये होता है कि साइज बड़ा रखने से इसका रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां लिखा लाइट गैदरिंग पावर क्लियरली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा लाइट गैदरिंग पावर। इससे हम शार्प इमेजेस बना सकते हैं, क्योंकि धुंधली इमेजेस बनेंगी तो मजा नहीं आएगा। फिर क्या है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, हालांकि इसका डेफिनेशन वगैरह है नहीं, बट फिर मैंने तुमको लिख दिया है कि भाई 2 ऑब्जेक्ट जो एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों बहुत पास पास में हैं, तो दूर हैं और पास पास में हैं, आपस में वो पास में है, हमसे काफी दूर है, तो वो दोनों हमें अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक जगह पर दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, अलग पता ही नहीं चलेगा कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। तो उसको सेपरेट कर पाने की कैपेसिटी जो है, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में बहुत क्लोज हैं, वो हमें सेपरेट दिखते नहीं है, एक पे एक ओवरलैप दिखते हैं, तो उन्हें अलग करके देख पाने की जो कैपेसिटी है उसी को हम कहते हैं क्या, रिजॉल्विंग पावर। और ये भी ऑब्जेक्टिव के साइज पर डिपेंड करती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा वो उनको उतना दूर दूर क्लियर दिखा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बड़े ऑब्जेक्टिव का टेलीस्कोप बनाते हैं। सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है जिसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो कहां पर मौजूद है, यूएस में, विस्कॉन्सिन में। ठीक है, यर्कस ऑब्जर्वेटरी विस्कॉन्सिन। इसका साइज कितना है, 40 इंच इसका डायामीटर है। ठीक है, 40 इंच मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा। ठीक है, उसका डायामीटर खाली ऑब्जेक्टिव का, सोचो कितना बड़ा टेलीस्कोप होगा। फिर है डिफिकल्टीज विद लार्जर ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, एक तो फायदा तो है कि बड़ा ऑब्जेक्टिव बना दिया, बट उसका नुकसान भी है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बड़े लेंसेज हैं, हैवी हो जाते हैं। अरे यार, इतना छोटा लेंस भी बहुत भारी होता है, तो इतने बड़े बड़े लेंसेज सोचो कितने भारी होते होंगे, तो उनको ना सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखो लेंस है ना, उनको हम सिर्फ बाउंड्रीज पर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से लाइट आर पार जानी है ना, पीछे से तो तुम सपोर्ट लगा नहीं सकते, खाली बाउंड्रीज पर ही सपोर्ट देना पड़ेगा, इसलिए उनको सपोर्ट दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने हैवी लेंसेज को खाली बाउंड्री पर लगा के। ठीक है, दूसरा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और प्रॉब्लम एक और आ जाती है, देखो क्या क्या बताया, हैवी है तो उनको हैंडलिंग करना मुश्किल है, सपोर्ट लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि बाउंड्रीज पर सपोर्ट लगाना होता है। दूसरा कॉस्टली है, और तीसरा ये कि इनमें क्रोमेटिक एबरेशन और डिस्टॉर्शंस होते हैं। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है कि ना, जो तुम्हारा कोई इमेज है ना, उसके बाउंड्री पर बहुत सारे कलर्स दिखने लगेंगे, मिक्स कलर्स दिखने लगेंगे, तो वो चीजें क्लियर नहीं दिखती है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक गोला होगा ना, तो वो गोला ऐसा ऐसा दिखेगा,
ठीक है, उसमें कई कलर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे कई कलर का रिंग दिखने लग जाएगा तो वो चीजें क्लियर नहीं दिखती, इसको कहते हैं क्या, क्रोमेटिक एबरेशन, कई कलर वहां दिखने लग जाते हैं, तो इस तरह का दिखने लग जाएगा। दूसरा डिस्टॉर्शन हो जाता है, इमेजेस टूटी फूटी कटी फटी दिखने लगती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है बड़े ऑब्जेक्टिव यूज करने से। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स का। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना बड़ा, उस ऑब्जेक्टिव को हटाकर हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉन्केव मिरर लगा देंगे। ठीक है, अब हमको क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का क्या फंक्शन है, लाइट गैदर करना, दूर से जो लाइट आ रही है उन सबको कैप्चर करके एक इमेज तैयार करना। तो कॉन्केव मिरर भी तो वो काम कर सकता है ना, दूर से जितनी लाइट आ रही है उन सबको कलेक्ट करके एक जगह पर लाके जमा कर देगा, कर सकता है। अच्छा, तो वही काम ये हमारा कॉन्केव मिरर भी कर सकता है। अब इसको यूज करने से फायदा क्या है, देखो पहली चीज, क्रोमेटिक एबरेशन जो लेंसेज में हो रहा था वो मिरर में नहीं होता, तो क्रोमेटिक एबरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कि वो बल्कि होते थे ना लेंसेज, उनको सिर्फ बाउंड्री पर सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए सपोर्ट करना मुश्किल होता था, तो वो काम यहां मिरर में आसानी से होता है, क्योंकि मिरर में पीछे का सरफेस तो कवर्ड होता है, ओपेक होता है, सामने सामने खाली लाइट जानी है, आर पर तो लाइट जानी नहीं है, तो हम वहां पीछे भी सपोर्ट लगा सकते हैं, तो उनको हैंडल आसानी से किया जा सकता है। और जो कॉस्ट का इशू था वो कॉस्ट भी यहां पर कम लगता है। ठीक है, मिरर बनाना सस्ता है एज कंपेयर टू लेंसेज। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये देखो ये पूरा फोकस करके यहां पर इमेज बना रहा है, तो तुम्हें जो दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा यानी आईपीस होगा वो कहीं यहां बनाना पड़ेगा, तो आईपीस अगर यहां आएगा तो आईपीस तो ऑब्जर्वर को आई में लगाना पड़ता है, तो ऑब्जर्वर को भी यहां बैठना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो सामने से लाइट आ रही है यहां भी तो लाइट आएगी, यहां भी तो लाइट आएगी, यहां भी तो लाइट आएगी, अब ऑब्जर्वर यहीं बीच में आके बैठ गया तो इतनी ही लाइट कैप्चर होकर इमेज बन पाएगी, ऑब्जर्वर खुद लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, तो इनका ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देख रहे हो ये उसी टाइप का एक लेंस है। ठीक है, कॉन्केव मिरर कहीं लगा है, वहां से वो पूरा कैप्चर करके यहां पर रेस भेज रहा है और ये बंदा अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, ये टेलीस्कोप के अंदर है, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो ये अंदर बैठते थे, ऑब्जर्वर को अंदर बैठना पड़ता था, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे, कासेग्रेन टेलीस्कोप में क्या है कि देखो ये कॉन्केव मिरर तो यूज होता ही है, फिर यहां पहले रिफ्लेक्टिंग में यहां पर आईपीस होता था, तो उसकी जगह पर हमने यहां क्या कर दिया, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब कॉन्वेक्स मिरर लगाने से क्या हुआ, ऑब्जर्वर को यहां नहीं बैठना है, ये रेज यहां से आएंगी यहां टकराएंगी, फिर कॉन्वेक्स मिरर इनको यहां फोकस कर देगा और यहां आईपीस बना दिया हमने। अब यहां से देखो तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली एक मिरर है, वही जितना लाइट रोकेगा रोकेगा, बाकी लोग लाइट नहीं रोके। पहले तो ऑब्जर्वर के लिए पूरा कैबिन बनाना पड़ता था यहाँ बैठने के लिए, तो बड़ा होता होगा तो ज्यादा लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होती थी। अब ये छोटा सा यहाँ पर मिरर लगा दिया तो ये कम लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, मेजॉरिटी ऑफ लाइट यहाँ आएगी, फिर इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ फोकस कर देगा और यहाँ आईपीस में हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कासेग्रेन टेलीस्कोप, जो कि उसके इन्वेंटर के नाम पर है, उसके इन्वेंटर का नाम भी कासेग्रेन था। ठीक है, अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इन शॉर्ट टेलीस्कोप, जो बड़ा बड़ा फोकल लेंथ का यूज पड़ता है वो हम छोटे टेलीस्कोप से भी काम चला सकते हैं। इंडिया में जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वो कहां, कवलूर में है, तमिलनाडु। इसका डायामीटर है 2.34। ठीक है, और ये एक कासेग्रेन टेलीस्कोप है, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कासेग्रेन टेलीस्कोप है, तमिलनाडु में, कवलूर में। ठीक है, अच्छा, फिर ये खुद इंडिया में ही बना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है इसको। ठीक है, कहीं दूसरे देश से नहीं मंगाया हमने, हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। फिर लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो सबसे बड़ा है वो कहां है, केक टेलीस्कोप्स इन हवाई, हवाई यूएसए में 2 ऐसे टेलीस्कोप्स हैं। ठीक है, इनका रिफ्लेक्टर जो होता है वो 10 मीटर डायामीटर में है। ठीक है, तो ये हो गया कासेग्रेन टेलीस्कोप। अब सारी कहानी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूं पेपर आपके अच्छे जाएंगे। क्विक रिवीजन में इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो नई वीडियो लेके मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।